आज देखेंगे क्या कहते हैं 100 प्रश्नों के साथ हिंदी व्याकरण के। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ और ओ। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये डी सही हो जाएगा, ओ। ये हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 8 और 10। इसका हमारा दूसरे का आंसर हमारा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 7, 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा बी 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ई, ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन से, तालव्य से, ओठ से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर सी हो जाएगा, तालव्य से होता है। जबकि टा वर्ग का जो होता है टा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है और का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है उक्कंठ है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा ओठ से है, पा वर्ग का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर जो हो जाएगा बी, उसे स्वर कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें पूछ रहा नहीं है। तो ई, ए और ए, इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ई जो है ए इसका दीर्घ स्वर नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें अंतस्थ व्यंजन पूछ रहा है। तो गा, जा, वा और स्वा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, वा जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वाह, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44, 48, 52, 56। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, 52। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, सा, हा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढ़ा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऊष्म व्यंजन जो हो जाएगा हमारा आ हो जाएगा, सा, सा, हा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो स्पर्श व्यंजन होता है वो का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। टोटल हमारे स्पर्श व्यंजन के 25 वर्ड होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? हा, ला, मा और जा। इसमें ऊष्म व्यंजन हमारा जो है हा है। ये आंसर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ला जो हमारा है ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक ही एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा बी, युग्मक ध्वनियाँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो अनुस्वार जो काम करता है हमारा, पंचम वर्ण का काम करता है। इसमें हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ऊर्ध्व और कंठ तालव्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, कंठ और तालव्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या मात्रा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत, नासिक, मूर्धन्य, अनुस्वार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, दंत कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग से है, अनुपयोग से है, प्रयोग से है, सदुपयोग से है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सदुपयोग से है। क्वेश्चन नहीं, प्रयोग से है, सॉरी, सी, प्रयोग से है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी, अतुसुक्त, अतुसुक्य। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, ऊर्जस्वी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ये, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विघ समास, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधात्मक सर्वनाम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, सकर्मक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, दैवी, देवता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का, इसका 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, दैवी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, काल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द के में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, अन्वय कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उत- उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष और ऊष्म। तो इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, सघोष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा जो है पूछ रहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 2, 3, 5 और 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं पूछ रहा है, तो इसमें 3 भेद होते हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, समुच्चय बोधक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दीमक, रात, वर्षा, विधुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी हो जाएगा, विधुर जो है पुल्लिंग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जोड़े गए हों उसे क्या कहते हैं, उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त वाक्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है, ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा बी, उपभाषा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, आगत, ऊष्म, अंतस्थ, अयोग्य। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का डी, अयोग्य वा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, 5 प्रकार के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, तो 25 है, 30 है, 20 है, 35 है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, 25 है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, दंतव्य है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है, ओष्ठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंठ तालव्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है, अधिक की जगह अधिक होगा, अधिक, अधिक स्वर अधिक समय लगता है। तो अनुस्वार में, अनुनासिक में, हास्य में, लुप्त में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का डी, लुप्त में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये पूछ रहा है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, गा, झा, ना और मा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, झा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, शब्द को, वर्ण को, अर्थ को, मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ए, शब्द को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा डी, 5 प्रकार की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 16, 25। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं, कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, सवैया जो है ये वर्णिक छंद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक या गढ़ कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है छप्पय किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक या अर्ध सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विषम मात्रिक छंद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियाँ, रोला, दोहा और सोरठा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ए, कुंडलियाँ का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? उपमेय और उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा कहलाता है, रूपक कहलाता है, उत्प्रेक्षा कहलाता है या भ्रांतिमान कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी, रूपक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7, 9। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी, 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा ये, अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, पूर्णकालिक क्रिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विशेष क्या है? इसमें पूछ रहा है विशेष क्या है? जिस शब्द जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिसे हेतु विशेषता बताई जाती है, इनमें से सभी। देखते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 प्रकार के होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 8, 10, 11 और 15।
तो इसका आंसर हमारा 56 का हो जाएगा सी 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा आंसर हो जाएगा सी देशवाचक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं, संलिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, विश्लिष्ट हो जाएगा, विश्लिष्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है, दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारा सही हो जाएगा सी विज्ञान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 4, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 2, बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है, खामोश, कबूतर, चिराग और हक। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, हक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। प्रत्येक शब्द पूछ रहा है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रति, एक और इक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का बी, प्रति उपसर्ग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कह रहा है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, वाक्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, पद कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, संकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। किस समास में दो पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में और द्विगु में। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होते उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का बहुब्रीहि समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि।
तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारी समास नहीं है। कर्मधारी समास कर्म कारक समास नहीं है। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा समास नहीं है, तो इसमें कर्म कारक समास नहीं है, बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? बचपन कौन सा शब्द है? बचपन कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। तो बचपन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी, संज्ञा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? उपमेय और उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है? उपमा कहलाता है, रूपक कहलाता है, उत्प्रेक्षा कहलाता है, या भ्रांतिमान कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, रूपक कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है, उपमा होता है, रूपक होता है, संदेह होता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उपमा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विषयोक्त, विभावना, भ्रांतिमान। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, विभावना। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, विभावना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? भारत के समभारत हैं, इनमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अन्वय अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का बी हो जाएगा, अन्वय अलंकार हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? वीर और आल्हा किस जाति का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर हो जाएगा बी, मात्रिक छंद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्या कह रहा है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हमारा हो जाएगा ये, ऋग्वेद में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी और तिब्बती। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये, भारोपीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, और क्या कहते हैं, तमिल है, उर्दू है? तो देखते हैं इसका आंसर 81 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये, हिंदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हमारा हो जाएगा 4, डी। देखते हैं तेलुगु नहीं आती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें पूछ रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य है, क्षमा है, दया है, निर्वेद है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, निर्वेद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत का, करुण का, हास्य का, वीर का? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, करुण रस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, इनमें से सभी? तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ये, श्रृंगार रस को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? श्रृंगार रस अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, हास्य, रति रस। तो इसका हो जाएगा डी, रति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विस्मय विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य में, शांत में, अद्भुत रस में, बीभत्स रस में? तो 87 का आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा सी,
अद्भुत रस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, विस्मय रस है, शोक रस है, भय रस है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव कह रहा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का ए, क्रोध रस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, उत्साह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है अनुभावों के कितने भेद होते हैं? दो, तीन, चार, छः। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, चार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? पाँच, सात, 11, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? हिंदी के कुल कितने भेद, हिंदी नहीं, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? चार, छः, आठ, 10। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा हमारा भी, छः। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। निम्न में से निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? ला लाजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा सी, लांछन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, कर्म क्रमवाचक और विशेष। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का डी, विशेष। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे विशेष कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का डी, भय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का बी, विशेषण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार, पाँच, सात, 9। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का सी हो जाएगा, 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसमें पूछ रहा है, नहीं है। तो इसका हो जाएगा भाला, ताज़ा, दूना, नुकीला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 98 का सी हो जाएगा, दूना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? क्रिया से संबंधित कितने रूप क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 18, 22, 26। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 16। आज हम लोग 100 प्रश्नों को हल कर चुके हैं व्याकरण के। आगे के प्रश्न देखते हैं फिर बाद में। धन्यवाद।